नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ आंख कान खोल के। और अब देखते हैं देश और दुनिया की वो 10 बड़ी खबरें जो अपनी तस्वीरों की वजह से आज चर्चाओं में रही हैं टॉप 10 वीडियोस में। कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी के साथ अजीब वाकया हुआ। सोनिया दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर पार्टी का झंडा फहराने पहुंची थीं, लेकिन डोरी खींचते ही झंडा उनके ऊपर आ गिरा। दरअसल सोनिया गांधी ने जब पार्टी की झंडे की डोर खींची तो वहां एक कार्यकर्ता भी मौजूद था। उसने झंडारोहण में सोनिया की मदद करने की कोशिश की, लेकिन झंडा उनके ऊपर ही गिर पड़ा। आखिरकार सोनिया गांधी ने हाथ से ही पार्टी का झंडा फहराया। कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी के दीक्षांत समारोह के बाद सीएम योगी के साथ मेट्रो में सफर किया। प्रधानमंत्री कानपुर मेट्रो के अंदर पहुंचे हैं और ये कानपुर वासियों के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा दिन है और प्रधानमंत्री खुद इसमें सफर करेंगे। पीएम ने सफर के लिए टिकट भी खरीदा। आईआईटी से मेट्रो में सवार होकर पीएम सीएम गीता नहर पहुंचे। बुद्धनगर और नौबस्ता, ये पहला जो ट्रैक है जो 28 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक है, ये कानपुर आईआईटी कानपुर से शुरू होकर नौबस्ता तक जाएगा। अगर हम दूसरे ट्रैक की अगर बात करें और अब इसके बाद कार से निराला नगर पहुंचे। यहीं से पीएम ने कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया। कानपुर मेट्रो रेल हरी झंडी दिखी और प्रस्थान एक नए युग का प्रारंभ। आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरता उत्तर प्रदेश और उस पहले फेज में आईआईटी से मोती झील के बीच 9 किलोमीटर तक मेट्रो शुरू हो रही है। कानपुर और कन्नौज में इत्र व्यापारी पीयूष जैन का घर खजाने की गुफा जैसा है। 5 दिनों से यहाँ से जो कुछ निकल रहा है उसे पूरा देश आंखें फाड़े देख रहा है। जैन के कन्नौज वाले घर से कैश और सोने से भरे हुए 6 बक्से निकाले गए। इनमें से कुछ बक्से इतने भारी थे कि उन्हें 6 लोग उठाकर एसबीआई की गाड़ी में लाद रहे थे। इन बक्सों में 64 किलो सोना और 17 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ था। ये कानपुर वाले घर से मिले 177 करोड़ रुपयों से अलग है। दोनों घरों से मिली नकदी को मिला दें तो ये 194 करोड़ बैठती है। इसके अलावा 64 किलो सोना भी सरकारी खजाने में पहुंचाया गया। इस बीच लोगों की भारी भीड़ के चलते अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को बक्से कैश वैन में लोड करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मध्य प्रदेश में रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने सरपंचों के करप्शन को क्लीन चिट दी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई सरपंच 15 लाख रुपए तक का भ्रष्टाचार करता है तो उसे भ्रष्ट नहीं कहा जा सकता। 7 लाख इस चुनाव में और 7 लाख अगले चुनाव में खर्च हो ही जाता है। और 5 लाख खर्च करने के बाद जो सरपंच हम तो मजाक में कहते हैं, जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच लोग भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, उसका भ्रष्टाचार जानिमान है। क्यों? रायपुर के धर्म संसद में महात्मा गांधी को गाली देने के बाद देश भर में बहस की वजह बने महाराष्ट्र के संत कालीचरण का नया बयान सामने आया है। इसमें वो कह रहे हैं कि गांधी को अपशब्द कहने के लिए मुझ पर एफआईआर हुई है और मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। अपने ताजा बयान में कालीचरण ने गोडसे को महात्मा बताया है। के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए? विश्वासघात किया है देश का। धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है महात्मा नाथुराम गोडसे जी को। उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार है मेरा कि उन्होंने अपना बलिदान देके हिंदुस्तान को मुसलमान बनने से बचा लिया। गजवाए हिंद फेल कर दिया महात्मा नाथुराम गोडसे जी ने। कोटि कोटि धन्यवाद है उनको। महात्मा गांधी नहीं, महात्मा नाथुराम जी गोडसे हैं। उसमें 80% सिख लोग हैं।
20% अन्य क्रांतिकारी हैं। इन क्रांतिकारियों ने जो अपना त्याग बलिदान किया वह व्यर्थ मान लिया। ये गाना रचने वाले ने सारा का सारा श्रेय गांधी को दे दिया। एक लाठी खाई गांधी ने कभी? ये फांसी के फंदे पर झूल गए ये नौजवान, लेकिन इनको कोई श्रेय नहीं। गांधी नेहरू खानदान के वंशवाद के जनक हैं, राष्ट्र के जनक नहीं, इसलिए राष्ट्रपिता नहीं है। मैं नहीं मानता, कोई माने उनकी इच्छा। और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, छत्रपति संभाजी महाराज जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने, राणा प्रताप जी महाराज जी ने अपने पूरे कुल का बलिदान कर दिया हिंदुत्व बचाने के लिए। तो मेरे जैसे तुच्छ जंतुओं का जी के फायदा भी क्या है? अगर धर्म के लिए हम बलिदान नहीं हो सकते तो मर जाए मेरे जैसे करोड़ों कालीचरण हिंदुत्व को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तैयार है हम मृत्यु दंड को पाने के लिए। कानपुर और कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी में निकली अकूत संपत्ति के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। व्यापारी पीयूष जैन का घर का खजाने की तरह की गुफा की तरह है। 5 दिनों से यहां जो कुछ निकल रहा है उसे पूरे देश की आंखें फटी की फटी रह गई। आज सुबह जैन के कन्नौज वाले घर से कैश और सोने से भरे हुए 6 बक्से निकाले गए। इन बक्सों में 64 किलो सोना था और करोड़ों रुपए कैश रखा हुआ था, जिन्हें उठाने के लिए 6 लोगों को लगाना पड़ा। कानपुर और कन्नौज की संपत्ति को अगर मिला दें तो कैश का यह आंकड़ा 194 करोड़ तक जा पहुंचा है। इसके अलावा 64 किलो सोना सरकारी खजाने में भेजा जा चुका है। कुल मिलाकर इसकी अकूत संपत्ति का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में पहली बार किसी के घर इतनी बड़ी संख्या में कैश मिला है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये काला धंधा कैसे और किसके संरक्षण में चल रहा था। कारोबारी पीयूष जैन के घर के बाहर आप देख सकते हैं, ये वो घर है जो जिस तरीके से इसकी सुरक्षा व्यवस्था का खास ध्यान रखा गया था। अवैध सुरक्षा व्यवस्था, तारों से, नुकीले तारों से ये पूरे घर को बांधा गया था। इसी घर के अंदर से जीएसटी की डीजीजीआई टीम को 170 करोड़ रुपए से अधिक नकदी बरामद हुई थी, नोट बरामद हुए थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस घर की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रखी गई थी, किस तरीके से इसको जो तार हैं, नुकीले तार हैं कि इस घर में कोई इंटर ना कर सके, क्योंकि इतनी बड़ी रकम इस घर के अंदर रखी हुई थी। कहीं ना कहीं पीयूष को उस रकम के साथ कोई छेड़ाछाड़ी या कोई घटना, किस तरीके की कोई बात ना हो, इसलिए इस पूरे मकान में तारों से कांटे के तारों से इस पूरे मकान को अवैध तरीके से रखा गया है। आप अंदर का भी नज़ारा देख सकते हैं क्योंकि सन्नाटा है। जो जांच थी वो पूरी हो चुकी है। हालांकि इस घर में अब सिर्फ जो गार्ड हैं वो पीयूष जैन के हैं और इस घर में अभी कोई नहीं है क्योंकि पीयूष जैन गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए हैं। इसके अलावा उनका जो बेटा है प्रत्युष जैन वो लगातार कन्नौज में है, क्योंकि जांच टीमें जो हैं वो कन्नौज में पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही हैं। और भी आज भी जो जीएसटी की डीजीआई टीम थी उसको आज भी जांच में सफलता मिली है, क्योंकि आज कन्नौज से करीब 17 करोड़ रुपए और कई किलो सोने के आभूषण टीम ने बरामद किए हैं। धन कुबेर पीयूष कारोबारी को नहीं थी सामाजिकता, ना वो अपने अड़ोसी से मिलता था ना पड़ोसी से, क्योंकि साफ तौर पे कहीं ना कहीं किसी से मिलना, किसी से बोलना, किसी से चालना उसका पूरी तरीके से मोहल्ले में बनता। कोई भी ये नहीं जान पाता था कि अब पीयूष जैन घर पे दाखिल होते हैं और कब चले जाते हैं। यही हाल उनके भाई का था, यही बेटे का था। किसी मोहल्ले वाले से मतलब नहीं। हम आपको बता दें ये आनंदपुरी वो इलाका है जहाँ जैन समाज का सबसे बड़ा मंदिर, उत्तर प्रदेश का माना जाए तो सबसे बड़ा जैन समाज का मंदिर है। लेकिन जो पीयूष जैन थे वो उस जैन समाज के मंदिर से भी कोई सरोकार नहीं रखते थे, ना उनके परिवार का कोई व्यक्ति कोई सरोकार मंदिर से रखता था। अब बात यह है कि जो इस तरीके से काला धन जो सामने आया है 170 करोड़ रुपए, आखिर वो धन किसका है? क्या उसके असली मालिक पीयूष जैन है या फिर पर्दे के पीछे कोई और? इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज स्थित घर पर हुई छापेमारी का एक अनकट वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि जैन ने अपने घर में एक गुप्त तहखाना बनाया हुआ था। इसमें ही वो अपनी नकदी और सोने चांदी को छिपा कर रखता था। डीजीसीआई यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस और आईटी के अफसरों ने जैन के खजाने की तलाश के लिए पूरे घर का न सिर्फ कोना कोना छान मारा, बल्कि छत की फॉल सीलिंग से लेकर तहखाने की जमीन तक को खोद डाला।
इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि घर में जगह जगह खुदाई हुई पड़ी है। कहीं जमीन खोदा गया है तो कहीं जो मोटे पिलर्स लगाए गए थे उनको भी तोड़कर चेक किया गया है। इसके अलावा जहां जहां भी अफसरों को शक हुआ उन्होंने हथौड़ा चलाने में गुरेज नहीं किया। इनकम टैक्स के एक सीनियर अफसर ने बताया है कि पीयूष जैन की आदत पैसे को छिपा कर रखने की है। उसने कानपुर वाले घर में भी गुप्त लॉकर और दीवारों में नकदी को छिपा कर रखा था। इससे यह तो तय है कि ये अपने सभी घरों में इसी तरह से पैसे को छिपा कर रखता था। इसी के आधार पर जहां भी शक था घर में वहां खुदाई की गई, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कन्नौज वाले घर की तस्वीरें हैं, क्योंकि कानपुर में जो एक्शन था, जो कार्रवाई थी, वो पूरी हो चुकी है। लेकिन कन्नौज वाले घर से अब तक पैसों का निकलना, सोने चांदी का निकलना, ये लगातार जारी है। इसीलिए जो इनकम टैक्स विभाग के अफसर हैं वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं और जहां कहीं भी उनको शक हो रहा है वो दीवार को, छत को तोड़कर पैसा निकाल रहे हैं। इससे पहले इनकम टैक्स की टीम ने सोमवार को कानपुर की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को पेश किया था। 1 घंटे तक इस मामले में सुनवाई चली और उसके बाद कोर्ट ने पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कारोबारी के वकील ने कोर्ट में टैक्स चोरी पर 52 करोड़ पेनल्टी भरने का प्रार्थना पत्र भी दिया है। पीयूष जैन के कानपुर के आनंदपुर स्थित घर से 177 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। पूछताछ के दौरान पीयूष इसका कोई भी ब्यौरा या संतोषजनक जवाब विभाग की टीम को नहीं दे पाया। इसके बाद टीम ने कन्नौज स्थित उनके पैतृक आवास और फैक्ट्री में जब छापेमारी की तो यहां से और 17 करोड़ कैश मिला और कुल मिलाकर अब तक जो कैश मिला है वो करीब 194 करोड़ है। इसके अलावा 23 किलो सोना मिला है और 6 करोड़ कीमत की 600 किलो चंदन की लकड़ी भी अब तक की कार्रवाई में बरामद की गई है। बेडरूम में बड़ा खजाना छिपाया गया था, वाटर टैंक के नीचे तहखाना था और यहां से भी काफी संख्या में पैसा मिला है। इसके अलावा सोने के बिस्किट्स भी इस खुदाई के दौरान पाए गए। व्यापारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर इनकम टैक्स की टीम ने लगातार 5 दिन रेड डाली है। घर के अंदर बिना चादर के बेड पर पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रत्यूष के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। इस मामले में पीयूष जैन को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी के बाद पीयूष जैन को जेल भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी इनकम टैक्स विभाग की टीम की कार्रवाई जारी है और आज 5वां दिन है जब कन्नौज में इनकम टैक्स विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है। पीएम मोदी के कार्यक्रम से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की कार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने कार पर पत्थर बरसाए, जिससे गाड़ी को भारी नुकसान हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता ने पुलिस को शिकायत दी है और आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी योगी और मोदी की लोकप्रियता से डर गई है और ये सब कुछ, ये हमला भी उसी बौखलाहट का परिणाम है। – 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में गवाह ने मंगलवार को अहम खुलासे किए हैं। गवाह ने स्पेशल एनआईए कोर्ट को बताया है कि केस की जांच के दौरान एटीएस ने उसे प्रताड़ित किया था। उसने अदालत को अब यह भी बताया है कि एटीएस ने उसे योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 और लोगों के नाम लेने के लिए मजबूर किया था। मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव कस्बे में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में विस्फोट हुआ था और इसमें 6 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और अब उस मामले के एक अहम गवाह का कहना है कि उस पर जबरदस्ती प्रेशर डाला गया और उस पर प्रेशर डालकर योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, और आरएसएस के 4 अन्य लोगों के नाम लेने के लिए उस पर दबाव डाला गया था। उस वक्त की एटीएस के ऊपर, यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उस वक्त जब मालेगांव धमाके हुए थे तो एटीएस ने इस मामले की जांच की थी और अब एटीएस के अफसरों पर आरोप लगाया है इस शख्स ने कि उस पर दबाव डाल के नाम बुलवाया गया था। देश का चुनाव का एक माहौल शुरू हो चुका है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें, इस तरह के गवाहों को हॉस्टाइल करवाकर और कहीं न कहीं एक नई बहस छिड़वाकर योगी आदित्यनाथ जी को क्लीन चिट दिलाने की कहीं न कहीं एक कोशिश है। और जो लोग उस समय, मेरा सवाल है कि इस तरह के गवाह आज इतने साल के बाद क्यों हॉस्टाइल हो रहे हैं? इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं किया? उसके
इसके पहले उन्होंने अगर ऐसी बातें थी तो शिकायतें कोर्ट में उन्होंने क्यों नहीं कही। आज सामने चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो गया है एक तरह से, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की अब राजनीति हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान, ये जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है वो फिर लाकर एक नई बहस छेड़ना चाहती है। 2008 में जो ब्लास्ट हुआ था, रमजान का आखिरी दिन था, ईद का मौका था, और उस मौके पर जो ब्लास्ट हुआ था भिक्खू चौक में हुआ था, और उसके बाद जो है एनआई ने जो इंक्वायरी शुरू की थी तो वहां पर वो मोटरसाइकिल जिसमें बम नस्ब किया गया था और ब्लास्ट हुआ था वो गाड़ी साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम पर थी। उसी बेस के ऊपर जो है एनआई ने अपनी कार्रवाई करते हुए आगे जाने के बाद कर्नल पुरोहित है, असीमानंद है, ऐसे लोगों को भी जो है इंक्वायरी में उन्होंने दोषी पाया था और बाकायदा ये केस चल रहा है। लेकिन आज जब स्टेट में, अपने देश के अंदर 5 स्टेट का जो है इलेक्शन होने जा रहा है विधानसभा, ऐसे मौके पर किसी विटनेस को ला करके ये उससे बयान दिलवाना कि एटीएस ने हमारे ऊपर दबाव डाला था कि हम योगी आदित्य जी का नाम लें, या इसी तरह और भी जो है देश में जो आरएसएस के लोग हैं उनका नाम लें, ये मुझे सियासत लगती है। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन यूपी चुनाव से ठीक पहले सियासत के केंद्र में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे को पीयूष जैन का सहयोगी बता रहे हैं, जिसके बाद अब इस पर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया। पीएम ने मेट्रो की सवारी भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद रहे। कानपुर मेट्रो रेल हरी झंडी दिखी और प्रस्थान एक नए युग का प्रारंभ। आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरता उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही पीएम ने इत्र कारोबारी पर छापे को लेकर अखिलेश पर निशाना साधा। को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरदोई में अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि ये 250 करोड़ रुपए कहां से आए। कितना रुपया निकला मालूम है? 250 करोड़ रुपया निकला। 250 करोड़ रुपया। अखिलेश जी, ये रुपया कहां से आया, जरा हिसाब दीजिए। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हमें कहते हैं रेड मत करो। मोदी जी ने तय किया है भ्रष्टाचार करने वालों की कानी पाई भी उल्टी कर कर जनता के खजाने में वसूल कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कानपुर रेड को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर ही सवाल उठाए। साथ ही कहा कि नोटबंदी के बावजूद इतनी नकद कैसे आई। ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है। इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? ये जो पैसा निकला है, क्या हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है, अगर पानी के जहाज से आया होगा तो इनकी सरकार है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और वहीं अखिलेश यादव के इस बयान से पहले सीएम योगी ने भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा था। नया तांडव यहां प्रारंभ हुआ और विकास की बात तो दूर, विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से दीवालें खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था।
हरियाणा के चंडीगढ़ में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। इस विस्तार में 2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। एक मंत्री जननायक जनता पार्टी के कोटे से तो दूसरा मंत्री बीजेपी के कोटे से बनाया गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दोनों को शपथ दिलाई। कमल गुप्ता ने जहां संस्कृत में, वहीं देवेंद्र बबली ने हिंदी में मंत्री पद की शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञा करोमि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान। क्या कहेंगे? बधाई देता हूं दोनों नए इंडियन मिनिस्टर्स को और उम्मीद करता हूं सरकार का कार्य और सुचारू तौर से सारे मिलकर और अच्छी तरीके से करेंगे। क्या कहेंगे? बधाई देता हूं दोनों नए इंडियन मिनिस्टर्स को और उम्मीद करता हूं सरकार का कार्य और सुचारू तौर से सारे मिलकर और अच्छी तरीके से करेंगे। खट्टर सरकार में शामिल नए मंत्री कमल गुप्ता हिसार से विधायक हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। 2014 में सावित्री जिंदल को उन्होंने चुनाव हराया था। 2019 में भी हिसार से जीत दर्ज की। कमल वैश्य समाज से आते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने शामिल किए जाने पर, उनकी सरकार में शामिल किए जाने पर कमल गुप्ता ने किस तरह से अपना रिएक्शन दिया है, वो देखिए आप। प्राथमिकताएं रहेंगी। अभी डिपार्टमेंट मिलने तो प्राथमिकता उसके हिसाब से बताएंगे। पहले सर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे, अब हरियाणा को रिप्रेजेंट करेंगे मंत्री के तौर पे, क्या कहेंगे? हाँ, तो अच्छी बात है। हरियाणा की जिम्मेवारी है, हरियाणा को भी निभाएंगे और हिसार को भी निभाएंगे। और वहीं दूसरे विधायक जो मंत्री बने हैं देवेंद्र बबली, वो टोहाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने टोहाना में मात दी थी। देवेंद्र बबली 2019 में कांग्रेस छोड़कर जेजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी। मंत्री बनाए जाने पर उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, ये हमारा सवाल था विपिन परमार का। उनका जवाब क्या था, वो देखिए। जनता को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कहेंगे सर? क्या किस तरह से क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? प्राथमिकता ईमानदारी के साथ जो जिम्मेवारी हमें दी गई है उसका निर्वहन करूंगा और हमारे प्रदेश के लोगों के लिए, स्पेशली अपने टोहाना के लोगों के लिए जो आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ तक भेजने का काम किया, उनका मान सम्मान और उनके लिए समर्पित भावना से। स्पेसिफिक पोर्टफोलियो को भी देख रहे हैं सर? वो मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल है, वो देखेंगे, दुष्यंत जी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं देवेंद्र बबली हैं, कमल गुप्ता हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जिम्मेदारी दी गई है, जरूर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी है, प्राथमिकताएं जो है वो पोर्टफोलियोज देखने के बाद जो है वो तय की जाएगी, क्या कुछ प्राथमिकताएं। सौरभ गांगुली कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गांगुली को कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण में तेजी आने के बाद सरकार ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। स्कूल कॉलेज बंद करने समेत कई पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया। सीएम ने लोगों को परेशान नहीं होने लेकिन अलर्ट रहने की सलाह दी है। भारत में 2 नई वैक्सीन कोवोवैक्स और कॉर्बेवैक्स के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर जानकारी दी। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में हुए धमाके में पहली गिरफ्तारी हुई। जर्मनी से एसएफजे का आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और मुंबई में भी हमले की तैयारी थी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनाव आयोग अब कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। दरअसल चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ आ चुकी है। आयोग के अधिकारी आज से 30 दिसंबर तक लखनऊ में रहने वाले हैं।
इस दौरान चुनावी तैयारियों की वो जानकारी लेंगे और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से भी वो स्थिति का जायजा लेंगे। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि विपक्ष ने ओमिक्रॉन के चलते चुनावी तारीखों और रैलियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। भारत के चुनाव आयोग का जो 3 सदस्यीय मंडल यहाँ आया हुआ है उसका स्वागत किया और हमने 3 सुझाव दिए उनको। पहला सुझाव ये था कि महिला मतदाताओं की सुरक्षा, उनकी सत्यापन, उनकी पहचान व्यवस्थित रूप से हो सके, इसलिए हर बूथ पे, हर पोलिंग स्टेशन पे महिला पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की जाए। दूसरा सुझाव हमने ये दिया कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें कोविड की जो तीसरी लहर संभावित है, उसके मद्देनज़र उन पोलिंग स्टेशनों और पोलिंग बूथों की पुनः समीक्षा कर ली जाए, जिससे कि अंतिम समय में जाकर के भीड़ के निवारण के लिए, कोविड प्रोटोकॉल के अमल के लिए कहीं पोलिंग बूथ को डिस्टर्ब न करना पड़े। इसलिए समय रहते भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो पोलिंग स्टेशन और बूथ हैं उनकी समीक्षा कर ली जाए। तीसरा सुझाव हमने जो दिया वो ये है कि कभी कभी ऐसा देखा जा रहा है कि एक ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग पोलिंग स्टेशन या बूथ पे जाने की परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसा अनुभव में आया है। तो हमारा सुझाव था कि आप एक बार इस बात को सुनिश्चित कर लें, जो मतदाता यादी का इलेक्टोरल रोल्स का जो रिवीजन चल रहा है उस प्रोसेस में आप ये देख लें कि एक परिवार के लोग बरसक एक ही बूथ या एक ही पोलिंग स्टेशन के पर मतदान करने का उनका अवसर आवे, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। हमारे साथ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। खड़गे साहब, जिस तरह से लगातार ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, ये मांग किया जा रहा है कि जो इलेक्शन की तिथि को लेकर जो है कि लगातार बढ़े नहीं, क्या आपको लगता है कि जरूरत है कि इसको आगे तिथि बढ़ा दिया जाए? देखो, मैं इलेक्शन के आगे बढ़ाने का और देखिए अब इलेक्शन तो अनाउंस हुआ है, अब इतने मीटिंग्स वो कर रहे हैं, लगातार रैलियां हो रही हैं, रैलियां कर रहे हैं और गंगा में डूब रहे हैं। कम से कम अब जो हर जगह करते आए वो करना चाहिए। फिर उसके लिए आप स्पेशल इलेक्शन कमीशन को बुलाना, फिर उनके तरफ से कहलाना, उसके बजाय ये बेहतर होगा जैसा है वैसा चले। क्या आपको क्या लगता है कि क्या किया जाए? जो इलेक्शन कमीशन कहेगी उसके तहत चलना चाहिए। और अब देखिए आने वाले विधानसभा चुनावों की कुछ सियासी हलचलें फटाफट अंदाज में। हैदराबाद में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी, SP और BSP पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यूपी में 19% मुसलमान वोटर्स को अनदेखा किया जा रहा। सही कहा कि अखिलेश यादव और बीजेपी और BSP हमारे ब्राह्मण भाइयों के वोटों के लिए पूरी कोशिश कर रही है, मगर देखिए इन तमाम में कॉमन फैक्टर है कि सिवाय 19% उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के सब कास्ट और बरादरियों के ऊपर मेहनत की जा रही है और 19% मुसलमानों को इन तमाम पार्टीज ने यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया है और इनके कोई वोट की अहमियत नहीं रही। यही बात हम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम माइनॉरिटी को बता रहे हैं कि भाई आपकी कोई लीडरशिप को आपको पैदा करना पड़ेगा। यूपी के उन्नाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार और नेताओं पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनाना चाहते, ये उस भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। इनके लिए आस्था वोट है। और कौन नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि भगवान राम, श्री राम जी का मंदिर को रोक ले। इसलिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ और लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन झूठ बोलने वालों से जनता सावधान रहना। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मालूम है 700 दंगे 700 क्या वही राज चाहते हो? क्या वैसा ही राज चाहते हो? यही है इनका खानदान। ये आजकल हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और है।
दिल्ली में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी दिनेश मोंगिया बीजेपी में शामिल हो गए। वजह बहुत सिंपल है, जो विचारधारा है माननीय प्रधानमंत्री जी की और बीजेपी पार्टी की कि सबका साथ सबका विकास, उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा मानता हूं कि ये बिल्कुल ठीक बात है। मेरे को पंजाब के लोगों की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, उसके लिए मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी कोई और नहीं हो सकती। और अब देखिए काम की खबर। एम्स गोरखपुर में फैकल्टी के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती के लिए आवेदन की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट amsgorakhpur.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 283 पदों पर भर्तियां करने जा रहा है। इसके लिए 10 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीदवारों को 9 फरवरी तक आवेदन पत्र भरने का समय मिलेगा। ज्यादा जानकारी mppsc.nic.in पर मिलेगी। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर के 1000 से अधिक पदों पर आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने स्पेशल हाउसिंग स्कीम शुरू की है। इसमें सस्ते में HIG, MIG, LIG और जनता फ्लैट खरीदने का मौका मिल रहा है। इस बार DDA के फ्लैट डिस्काउंट रेट पर मिल रहे हैं। नरेला में 5000 से अधिक जनता फ्लैट तैयार किए गए हैं, जिनकी कीमत 8 लाख रुपए से कम है। सरकार 1 जनवरी से GST में कारोबारियों के लिए नियमों में 3 अहम बदलाव करने जा रही है। ये नियम GST चोरी या धांधली को रोकने के लिए लाए जा रहे हैं। इसके तहत बिना नोटिस छापेमारी, रिफंड क्लेम के लिए आधार और इनवॉइस मैचिंग जरूरी कर दी गई है। कारोबारी सप्ताह के लगातार दूसरे दिन मंगलवार को बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 477 अंक उछलकर 57,897 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 147 अंक ऊपर चढ़कर 17,233 पर बंद हुआ। और आंख कान खोल के में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।